ईआरसीपी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईआरसीपी में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे ये सीरीज़ में हमने ये डिस्कस किया कि पैंक्रियास के कैंसर में जॉन्डिस कैसे होता है, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट बनते हैं और उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और ईआरसीपी क्या होता है। कोई भी जब हम मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बट हमें ये जानना रहता है और इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमें ये भी प्रैक्टिस करना रहता है। अगर समझ लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, इसे कैसे मैनेज करना है, हमें ये भी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। जब ईआरसीपी करते हैं, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जहाँ पे पित्त की नलिका और पैंक्रियास का डक्ट जो खुलता है, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, उसको कट करते हैं, वहाँ पे एक डाई डाल के देखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा आए कि क्या प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से हम एक स्टेंट डालते हैं ताकि पीलिया निकल जाए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम ये पैंक्रियास का नलिका और पित्त की नलिका को एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से पैंक्रियास में सूजन आ जाए, जिसको हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ये क्यों होता है? एक तो है कि हम उसको छेड़ रहे हैं और दूसरा है कि जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है वो पैंक्रियास की नलिका के अंदर जा सकते हैं, जो रूटीनली जाते नहीं हैं, उधर उनको एक्सेस मिलता है। और तीसरा है कि इंजुरी की वजह से और जहाँ पे हम डाई डालते हैं उसके वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। हालांकि जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते गया है, जैसे एक्सपर्टीज़ इम्प्रूव होते गया है, पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क काफ़ी कम हो गया है। हो सकता है कि 2 से 3% ही ऐसे पेशेंट रहते हैं ईआरसीपी के जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बट अगर होता है तो इसको आइडेंटिफाई करना और तुरंत इसका इलाज करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट के हेल्थ पे असर ना पड़े। सेकंड ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कोलेंजाइटिस। ठीक जैसे पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है बिकॉज हमने पैंक्रियास के डक्ट को छेड़ा है, ठीक इसी तरह उसी कारणों की वजह से इन्फेक्शन पित्त की नलिका में भी जा सकता है। जो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो तो नेचुरली रहते ही हैं, ये बैक्टीरिया यूजुअली पैंक्रियास के डक्ट में या पित्त की नलिका में जा नहीं सकते क्योंकि उधर एक वाल्व रहता है। क्योंकि जब हम ईआरसीपी करते हैं और ये हम वाल्व को कई बार काटते हैं और उसमें हम इंस्ट्रूमेंट भी डालते हैं, डाई भी डालते हैं, इससे हो सकता है कि थोड़े पेशेंट में कोलेंजाइटिस हो जाए, जिसमें पित्त की नलिका में इन्फेक्शन हो और सूजन पैदा हो जाए। तो अगर ये आइडेंटिफाई जल्दी नहीं होगा तो हो सकता है कि इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचे और पेशेंट को काफ़ी हेल्थ रिलेटेड रिस्क बन जाए। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है। तीसरा ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, वो है जब हम एम्पुला में जो कट लेते हैं ईआरसीपी के लिए, इससे हो सकता है कि मतलब वो कट ज़्यादा हो जाए या एब्नॉर्मल जगह पे हो जाए तो अतड़ी में ही छेद बन जाए, क्योंकि एसेंशियली हम एक्सेस भी अतड़ी से कर रहे हैं और छेद भी जो होता है ना, अतड़ी और पैंक्रियास जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे कर रहे हैं। तो ऐसा हल्का सा रिस्क रहता है कि ताकि ये जो कट है थोड़ा एब्नॉर्मल हो जाए या थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जहाँ पे जो छेद है अतड़ी तक निकल जाए और वहाँ से अतड़ी के जो कंटेंट्स हैं, जो स्मॉल बाउल के कंटेंट है, वो पेट के बाकी हिस्सों में लीक होना चालू हो जाए, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं। और जिस वजह से जो अतड़ी में छेद हो सकता है, ठीक उसी वजह से जो स्फिंक्टरोटमी है उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो और ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है कि मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है ईआरसीपी का। और थोड़े पेशेंट्स में ऐसे भी हो सकता है कि इसकी वजह से जो लीक होता है, इसमें जो पित्त है वो अतड़ी से बाहर भी निकल जाए। हालांकि ऐसे होने के चांसेस काफ़ी बहुत ही कम रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ईआरसीपी रिलेटेड है, वो है स्टेंट माइग्रेशन। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि पित्त के नलकी में हम स्टेंट बिठाते हैं ताकि जॉन्डिस कम हो जाए। थोड़े पेशेंट में से हो सकता है कि जो स्टेंट हमने डाला है वो उधर से निकल जाए और अतड़ी के आगे निकल जाए उस जगह से। तो वैसे हो गया तो क्या होगा कि वापस मतलब जॉन्डिस बढ़ सकता है। और ठीक उसी तरह हो सकता है कि जो स्टेंट हमने डाला है वो ब्लॉक भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब जो स्टेंट डाला हुआ है वो लंबे समय तक चले, थोड़े पेशेंट्स में से ब्लॉकेज भी आ सकता है। और लास्टली एक कैंसर के प्रति एक इम्पॉर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट है ईआरसीपी के रिलेशन में, ये है डिजीज़ प्रोग्रेशन।
जब हम ERCP करते हैं, स्पेशली जहाँ पे पेशेंट का जो बीमारी है ऑपरेबल है, सर्जरी के लायक है, और हम सिर्फ जॉन्डिस कम करने के लिए हम ERCP कर रहे हैं, और समझ लीजिए कि ये पेशेंट के रिकवरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए कॉम्प्लिकेशन की वजह से या कोई भी दूसरी चीज़ों की वजह से, इसकी वजह से पेशेंट को सर्जरी के लिए लंबे समय तक रुकना पड़े, तो इसमें ऐसे एक रिस्क रहेगा कि बीमारी उस दौरान बढ़ जाए, और हो सके कि मतलब बीमारी इतना बढ़ जाए कि अभी वो ऑपरेशन के लायक ना रहे। ऐसे होने के चांसेस ऑलमोस्ट मिनिस्कल रहते हैं, बट एक थेरोटिकल रिस्क रहता है। तो इसीलिए जब हम ERCP कभी भी कंसिडर करते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी नज़र में रखना रहता है, और जो डिजीज़ प्रोग्रेशन, जो बीमारी बढ़ने का रिस्क है, उसको भी हमें नज़र में रखना रहता है, और रिस्क बेनिफिट हमें एनालाइज करना रहता है कि ERCP से फ़ायदा कितना है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो ओवरऑल पेशेंट को नुकसान कितना है। ये दोनों को बैलेंस करके हमें डिसाइड करना रहता है कि ERCP करना है कि नहीं करना है। सो दोस्तों, पैंक्रियास के कैंसर के प्रति और ERCP के प्रति आपको और भी सवाल हैं तो डेफिनेटली है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड में जो हम प्लेलिस्ट शेयर कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस को देखें ताकि जिससे आपका नॉलेज बढ़े, और स्टे ट्यून्ड इन so that you can get more information on pancreatic cancer. Thank you very much.